Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से आगाज कर रहे हैं और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारे चैप्टर का नाम है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर, और मैं तो कहता हूं ये फंडामेंटल है जिसमें बेसिक चीजें जो है वो आपको बताई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक, एक आप तो पढ़ते हैं ना फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक सब एटॉमिक, पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स। स्टूडेंट, ये जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के ऊपर में प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और न्यूट्रॉन, इनको मैं ना फंडामेंटल, मैं तो नहीं कहता फंडामेंटल पार्टिकल, मैं तो नहीं कहता, बुक्स कहती हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल, मैं तो इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहता हूं। बहरहाल एक दफा एमसीक्यू आया, बताओ फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, तो हम कहते हैं 3 है। तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा, ये मेरे पास एटम है, एटम, आटॉम, मीन नॉट, जब भी आई नॉट, टॉमी मीन टू कट, यानी आटम वो पार्टिकल जिसको आप काट ना सके, जिसे हम कहते हैं ना इंडिविजिबल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नाकाबिले तकसीम, जिसको आप डिवाइड ना कर सके। एटम किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको मजीद आप डिवाइड ना कर सके, ये मीनिंग है, मीनिंग। डाल्टन इसके बारे में कहता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसका एक पॉइंट है कि आप एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब रिसर्च हुई, पता चला, न्यू डिस्कवरीज हुई, तो पता चला कि नहीं, एटम को मजीद डिवाइड किया जा सकता है। और वो कैसे पता चला? बाय द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 3 है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रिजाइड विद इन द न्यूक्लियस, यहां प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो इन तीनों को हम कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल के मीनिंग क्या होते हैं? फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, वो चीज जिससे कोई और चीज बने। यानी कहा जाता था कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इससे एटम बनता है। फंडामेंटल के 2 मानी है, वो चीज जो खुद किसी से ना बनी हो, उससे कोई चीज बने, तो कहा जाता है ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये खुद किसी से नहीं बने, ये एटम को बनाते हैं, लिहाजा ये एटम के फंडामेंटल। लेकिन बाद में डिस्कवरीज, जब रिसर्च हुई, तो पता चला नहीं, न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो से बनता है, प्रोटॉन क्वार्क से बनते हैं। इसका मतलब ये भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। जब चूंकि ये खुद किसी से बनते हैं, तो लफ्ज फंडामेंटल, उसकी बुनियाद ये खो बैठते हैं। अच्छा, तो फिर बेहतर लफ्ज क्या है? बेहतर है कि आप इसे फंडामेंटल ना कहें, आप इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहें। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा एटम के अंदर बोसॉन, हाइप्रोन, मीजॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड मैनी मोर। कहा जाता है कि एटम के अंदर मोर देन 100 एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए, और उनमें जो ज्यादा अहमियत के हामिल है, यानी जो इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब इनकी डिस्कवरी के बारे में, पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम ना कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। हम पढ़ेंगे ना आज ये कैथोड रेज क्या होती है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये बहुत लो प्रेशर पे, और ये देखा एक्सपेरिमेंट वाला क्या हुआ, क्या लो प्रेशर पर गैस में से करंट पास कर जाता है, यानी कंडक्शन ऑफ गैसेस एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, ये देख रहा था। यानी एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस
through gases at लो प्रेशर। ये था जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के दौरान इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब ये जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या इसे हम ना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, दोनों नाम, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता जाता हूं। इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये मैं भी आपको डिस्चार्ज ट्यूब समझाऊंगा। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ये किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं किया, बहुत सारे साइंटिस्ट, जिसमें बहुत बड़े नाम हैं, जिनमें विलियम क्रुक्स है, मैं साइंटिस्ट के नाम लिख रहा हूं, जिसमें विलियम डब्ल्यू से क्रुक्स, जिसमें बहुत बड़ा नाम है जे थॉमसन, जिसमें एक नाम है हिटॉर्फ, हिटॉर्फ, जे पैरन, इसमें नाम है स्टोनी एंड मैनी मोर। बहुत सारे साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट ने इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट इस पे वर्किंग की और कई सालों तक। और उन्होंने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, बल्कि ये जो कैथोड रेज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी की। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, सबसे इनिशिएशन तो इसने की ना, आगाज तो इसने किया, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? जे थॉमसन का है, जोसेफ जॉन थॉमसन, इसका कंट्रीब्यूशन से आता है। अब ना ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, इसके लिए अपरेटस क्या चाहिए, वर्किंग क्या होती है, कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, ये चीजें। पहले तो अपरेटस में स्टूडेंट हम ना एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब। आमतौर पर इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, शीशे की बनी हुई, शीशा। एक होता है सीसा, एक होता है शीशा। ये शीशा इसकी बनी हुई, सीसा होता है लेड, पीबी। तो इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, शीशे की बनी हुई। इसमें ना स्टूडेंट हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड इधर देते हैं, इसको ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। अभी इसको हम ना कनेक्ट करेंगे, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम कहते हैं दिस इज एनोड। एक हम इधर इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जब इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, मैं अभी उसको करेक्ट करता हूं, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसमें नेगेटिव चार्ज आएगा इसे हम कहेंगे कैथोड। पहले तो मेरी इतनी बात सुनो, मैंने जिक्र किसका किया? मैंने जिक्र किया इलेक्ट्रोड्स का। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रो चार्ज। और जब भी ये लफ्ज ओड आता है ना, ओड का मतलब होता है एंड, ओड का मतलब होता है सिरा, ओड का मतलब होता है किनारा। तो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या बना? चार्ज कैरिंग एंड, यानी वो सिरा। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसका एक एंड ये हो गया, एक ओड ये है, एक ओड ये है। इस ओड पर जो इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रोड चार्ज कैरिंग एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं, ये दो किस्म के, ये इसके दो टाइप्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं एनोड, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड। एन का लफ्ज ना एनाइन से आया, एनाइन, यानी वो इलेक्ट्रोड जो एनाइन को अट्रैक्ट करता है, एनाइन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, मैं वैसे ही कह रहा हूं। तो ये मीनिंग। और बिल्कुल इस तरह एक लफ्ज क्या है? कैथोड, दूसरा, यानी एक इलेक्ट्रोड है एनोड, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या? कैथोड। कैथोड का भी ओड एंड, और कैट का लफ्ज कैटाइन से आया, यानी जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो जो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो एनाइन को अट्रैक्ट करेगा, डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पहली बार आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये शीशे की बनी हुई है। अब आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, इलेक्ट्रोड मीन चार्ज कैरिंग एंड,
वो सिरा, वो किनारा जिस पे चार्ज है। इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप, एक जिस पर पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड एनोड, और दूसरा जिस पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, उसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। कैथोड। एनोड का मतलब क्या, कैथोड का मतलब क्या, ये बातें ध्यान में रखनी। अब तीसरी चीज आगे, तीसरी चीज है कि हम इनको एक हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ वोल्टेज, वेरी हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज, दिस इज द वेरी हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज, हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज। दूसरे अल्फाज में बैटरी, हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उससे एनोड को कनेक्ट किया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उससे कैथोड को कनेक्ट किया। ये जो हाई वोल्टेज, हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज है, जिसे मैं बैटरी कह रहा हूं, हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज का दूसरा नाम है क्या कह रहा हूं? बैटरी। इसकी वोल्टेज 5000 से लेकर 10,000 तक है, इतने वोल्ट तक। हम घरों में या बल्कि बाइक को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी होती है वो 6 वोल्ट की होती है, 6 वोल्ट की। घरों में यूपीएस या गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी यूज होती है। बहुत हैवी ड्यूटी इंजन को स्टार्ट करने के लिए 24 या 48 वोल्ट की बैटरी होती है, और 24 या 48 वोल्ट की बैटरी वेरी हैवी ड्यूटी बैटरी, बहुत ज्यादा पावरफुल। और ये कितनी है? ये 6 वोल्ट नहीं, 12 वोल्ट नहीं, 24 वोल्ट नहीं, 48 वोल्ट नहीं, 5000 से 10,000, यानी 5, 6, 7, 8। जब वोल्टेज कम ज्यादा होना उसे हम कहते हैं वेरिएबल। यानी आपके पास ये बैटरी हाई वोल्टेज भी है और वेरिएबल भी है, जिसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 3 बातें हो गई। डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी हुई, दूसरी बात इलेक्ट्रोड, और तीसरा हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज यानी बैटरी की बात हुई। चौथी चीज बेटा जी, अब हम इसमें ना सैंपल लेते हैं, यानी हम इसमें कोई ना कोई मटेरियल लेते हैं, गैसियस सैंपल लेते हैं। गैसियस सैंपल जो आप लेंगे ना, गैसियस सैंपल लेंगे, या तो वो आप एयर को ले लो, या आप वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जिसको आप स्टडी करना चाहते हो उसके वेपर से ले लो, या तीसरी जो चीज है ना वो है आप कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिस गैस को आप स्टडी करना चाहते हैं। यानी आपका जो सैंपल होना चाहिए वो गैसियस होना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड काम नहीं देगा। एक और चीज, आपने ना इस डिस्चार्ज ट्यूब के यहां पे एक साइड ट्यूब है, साइड, इसे हम कहते हैं साइड ट्यूब। ये आगे ना फिर वैक्यूम पंप से, VACWM, वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप से कनेक्ट होती है। हम ना इस वैक्यूम पंप की मदद से इसके अंदर अपनी मर्जी का प्रेशर जो है उसको एडजस्ट करते हैं। यानी वैक्यूम पंप, जैसे जैसे आप इसमें से गैस को निकालते जाएंगे, गैस की कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल कम होने से कोलिजन कम होगी, यूं गैस का प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। यानी ना जितनी गैस आप निकालते जाएंगे उतना गैस का इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कम होता जाएगा, रिड्यूस करता जाएगा। और जिस प्रेशर पर आप इलेक्ट्रिक कंडक्शन को स्टडी करना चाहते हैं, आप उस प्रेशर पर अपनी मर्जी का प्रेशर गैस का एडजस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ना इसमें से हमने कैथोड रेज को प्रोड्यूस करना है। अब कैथोड रेज प्रोडक्शन के लिए हमें कितनी वोल्टेज चाहिए? क्या 5000, 6000, 7, 9, 10, कितनी वोल्टेज चाहिए? कहते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट वोल्टेज required for production of cathode ray, for cathode rays production it depends upon, ये ना 3 चीजों पे डिपेंड करती है, 3 चीजों पे। एक, it depends upon length of discharge tube, ये याद रखना है। जितनी डिस्चार्ज ट्यूब लेंथी होगी, जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी, जितनी बड़ी होगी, उतनी ज्यादा वोल्टेज दरकार होगी। तो लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। दूसरी बात नंबर 2 पे, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड, इसके अंदर ना गैस का प्रेशर कितना है। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा लेंगे
तो कैथोड रेज प्रोड्यूस करना मुश्किल है। अगर प्रेशर कम होगा तो कैथोड रेज आसानी से, इसका मतलब है जितनी प्रेशर ज्यादा होगा ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी, और अगर प्रेशर कम करते जाओगे तो कम वोल्टेज से भी, यानी अगर ज्यादा प्रेशर है शायद 10,000 वोल्टेज देनी पड़े, कम करो 9,000, 8, 6, 5, जितना प्रेशर कम होगा उतनी कम वोल्टेज। और तीसरी चीज नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमारी बुक उसकी तरफ इशारा नहीं करती, दैट इज नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, ये ना हर एक गैस की ना अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है। आपने ना गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट निकालना होता है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा वोल्टेज दरकार होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कैथोड रेज प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 3 वो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैथोड रेज प्रोडक्शन के लिए एग्जैक्ट कितनी वोल्टेज चाहिए। स्टूडेंट, ये कुछ बुनियादी बातें थी और इन सब को मैंने अकोमोडेट किसमें किया, द टर्म, द वर्ड अप्रेटस। अब आ जाए वर्किंग कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है। पहली बात, मैं ना प्रेशर, वोल्टेज, ऑब्जर्वेशन तीनों की सेंस में आपसे गुफ्तगू करता हूं। पहले मैं बात क्या करता हूं, मैं इसके अंदर कोई ना कोई गैस लेता हूं। अब ना मैं अब कुछ चीजें मुख्तसर करूंगा, जरा उसको आप देखिएगा। स्टूडेंट, इधर ना ये मेरे पास आ गया कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज, और इधर ये मेरे पास आ गया एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास है एनोड और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब पहली बात, प्रेशर। अगर आप किसी भी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप नॉर्मल प्रेशर पर लेंगे, नॉर्मल प्रेशर का मतलब है आप ना 1 एटमॉस्फेयर पे लेंगे, 1 एटमॉस्फेयर, आई मीन 760 टॉर पे। जब आप इतना प्रेशर लेंगे, आप जितनी मर्जी वोल्टेज अप्लाई कर लें, 5000 से लेकर 10,000 तक जितनी मर्जी वोल्टेज अप्लाई कर लें, देयर विल बी नो अफेक्ट, नो प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, कुछ नहीं होगा। नो कंडक्शन, नो अफेक्ट, नो कंडक्शन। इसका मतलब है इस कमरे में जहां मैं खड़ा हूं, हवा का नॉर्मल प्रेशर ये 1 एटमॉस्फेयर है, 760 टॉर है। अब ये नहीं कि मैं एक तरफ से 2 बिजली की तार जो है वो उसको खोल दूं और दूर दूसरे दीवार के साथ एक और तार, तो कमरे की हवा के अंदर से बिजली कनेक्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर आप नॉर्मल प्रेशर पर किसी भी गैस को लेंगे, नॉर्मल प्रेशर पर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होगा, पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा बेटा जी? जब आप ना, असल में होता वाला क्या है, होता यह है कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स ने निकलना होता है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इन इलेक्ट्रॉन्स ने एनोड पर जाना होता है, क्योंकि कैथोड और एनोड के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा 5000 से लेकर 10,000। अब अगर इसके अंदर बिल्कुल वैक्यूम होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई गैस नहीं है, गैस का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये ग्लास की अगर बनी हो तो ये तो कोलैप्स कर जाएगी, ये तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, ये टूट जाएगी। और इसका मतलब है हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस, आपने नॉर्मल प्रेशर पे गैस को लिया 760 टॉर पे, जब 760 टॉर पे गैस को लेते हैं ना, तो गैस के मॉलिक्यूल की यहां क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है, यहां बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कह लो, एटम्स कह लो, बहुत ज्यादा क्राउडिंग होती है। इतनी ज्यादा क्राउडिंग होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को आगे मूव ही नहीं करने देती, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट पैदा करती है। यानी हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल प्रेशर 760 टॉर पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल की क्राउडिंग बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने ही नहीं देगी। जब इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं सकेगा तो इसका मतलब है इस गैस में से कंडक्शन नहीं हो पाएगी। अब आप क्या करो, आप प्रेशर को कम करो, प्रेशर को कम करके ना अब आप 760 के बजाय 0.1 टॉर तक ले आओ। बहुत कम प्रेशर आपने किया, 760 से 0.1, 760, 700, 600, 5, 4, 3, 200, 50 कम करके 1 से भी कम करो और आपके पास 0.1। कैसे मैं प्रेशर को कम करूं? आपने इसके साथ वैक्यूम पंप नहीं कनेक्ट किया होगा, ये वैक्यूम पंप है। क्या करोगे? वैक्यूम पंप की मदद से आप इसमें से गैस को इवैक्यूएट निकालते जाओगे। जैसे जैसे गैस निकलती जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती जाएगी
और जब गैस के मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी तो उनकी बाल्स के साथ कोलिजन कम होगी, और कोलिजन कम होने का मतलब है प्रेशर क्या होता जाएगा, रिड्यूस। तो इसका मतलब है अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करना चाहते हैं, आप वैक्यूम पंप की मदद से इसमें से गैस को इवैक्यूएट निकालते जाओ। जितने गैस के मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, अब क्या होता जाएगा, उतना प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। अब इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल कम है ये। अब क्या होगा, अब अगर आप इतनी वोल्टेज अप्लाई करें, ये जो है अगर आप इतनी वोल्टेज अप्लाई करें यानी 5000 से लेकर 10,000 तक, अब ये होगा कि इसमें से ना इसमें कंडक्शन होगी, माइनर कंडक्शन होगी, इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगी, और एक यूनिफॉर्म ग्लो इज प्रोड्यूस्ड, एक ना खूबसूरत प्रोड्यूस्ड, एक यूनिफॉर्म चमक पैदा होगी, चमक इसके अंदर यूनिफॉर्म ग्लो, और कंडक्शन माइनर कंडक्शन होगी, कंडक्शन टेक्स प्लेस, कंडक्शन, लेकिन ये माइनर है, मैं बार बार कर रहा हूं। अब तीसरा और काम करें, आप मजीद गैस को यहां से इवैक्यूएट करें, प्रेशर कितना होगा, मजीद इससे कम करें, आप इससे प्रेशर मजीद कम करके 0.01 टॉर, यानी इससे भी 10 गुना प्रेशर कम करो और गैस निकालो। जब और गैस निकालेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स और कम हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब स्टूडेंट आप देखिएगा, अब अगर आप इतनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो अब ये यूनिफॉर्म ग्लोस डिसअपीयर हो जाएगा, यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपीयर्स, और क्या होगा फिर, यहां पे कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, मतलब अब आप देखेंगे प्रोड्यूस्ड, अब आप देखेंगे कि आप तो नहीं देख सकेंगे, कैथोड रेज इनविजिबल होती हैं, वो यहां से यहां को मूव कर रही, हमें कैसे नजर आएगा बेटा जी, वो कैथोड रेज जाके ये आपके पास ये एनोड है, और ये एनोड पॉजिटिव, और ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब का पिछला हिस्सा, ये कैथोड रेज जाके यहां स्ट्राइक करते, टकराती है यहां, और यहां पे ना फ्लोरेसेंस, FLUORESCEN से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते। व्हाट इज फ्लोरेसेंस, फ्लावर लाइक फ्लैश इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस, फूल की तरह चमक, फ्लोरेसेंस वो प्रोड्यूस होती है। अब एक बात ध्यान में रखना, ये MCQ है, अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, तो ये जो फ्लोरेसेंस है ना, इट विल बी ऑफ ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश। अगर ये शीशे की बनी हुई, अगर ये शीशे, अगर इफ डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो हमें वैसे तो कैथोड रेज नजर नहीं आती, लेकिन जब वो डिस्चार्ज ट्यूब से स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो इस फ्लोरेसेंस से हमें पता चलता है कि यहां कोई ना कोई रेज टकरा रही है। अब ये थी कैथोड रेज। अब ये कैथोड रेज, ये तीसरा वेरी लो प्रेशर, जब कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब है कि अब इस गैस में से इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रही है, और वो किस पे हो रही है, क्या नॉर्मल प्रेशर पे, नो, दिस इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक्स प्लेस एट वेरी लो प्रेशर, एंड द प्रेशर इज 0.01, एंड यू हैव टू अप्लाई वेरी हाई वोल्टेज, बहुत हाई। इसका मतलब है आप किसी भी गैस को जो नॉर्मल प्रेशर पर नॉन कंडक्टर होती है, आप उसको कंडक्टर बना सकते हैं। कैसे? बाय लोअरिंग इट्स प्रेशर एंड बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज। इन दो कंडीशन पे जाकर वो जो नॉन कंडक्टर गैस है दैट बिकम्स द कंडक्टर। ये चीजें जो ना वो आप इसमें से स्टूडेंट दो बातें आ गई, दो बातें। ये प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, मेरा आपसे नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। ये जो कैथोड रेज है ये होती क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती, गौर से सुनना। एक्चुअली हुआ क्या, जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को लिया, मैं गैस का ना सपोज आप हाइड्रोजन गैस लेते, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये एक एटम है। इस एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूं, और बाहर एक अंदर एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूं। मैं हाइड्रोजन के उस आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, 1H1 के, प्रोटियम की बात कर रहा हूं। अब हाइड्रोजन गैस इसके अंदर है, इस जैसे प्रोटियम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अब होता बड़ा क्या है, होता यह है कि कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये कैथोड से आ रहे हैं।
अब यहां पे मैं वही बड़ा करके बना देता हूं। यहां पे एक प्रोटियम पड़ा है, हाइड्रोजन का एक एटम पड़ा है, ये जिसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, बाहर एक इलेक्ट्रॉन। होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो इधर कैथोड से निकला, ये जाके इससे स्ट्राइक करता है, टकराता है। जब टकराता है तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, केमिस्ट्री में इसे कहते हैं आयोनाइजेशन। तो मैं कहूंगा इस गैस एटम की आयोनाइजेशन हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन हुई, आयोनाइजेशन के नतीजे में दो चीजें बनी। यानी आयोनाइजेशन, आपके पास क्या था, मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम था 1H1। जब आपने इसके ऊपर इधर से इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई तो फिर क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन, उस आयोनाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा। इसको हम ना H+ कहते हैं, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन। इसको हम कैटाइन कहेंगे, कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज है। और साथ ही दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से, एक जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो कैथोड से निकला, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एक वो जो इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकला था, जिसे मैं कहता हूं नॉक्ड इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है अब यहां से दो इलेक्ट्रॉन बने, वो दो इलेक्ट्रॉन आगे जाके दो और एटम से टकराते हैं, तो वो दोनों जो है उन एटम से मजीद इलेक्ट्रॉन निकालते, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो इलेक्ट्रॉन आगे जाते मजीद। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से तो सिर्फ एक निकला था इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की गैस एटम के साथ टकरा कर आयोनाइजेशन करने से मजीद इलेक्ट्रॉन जनरेट होते जाते। और वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो इधर से चंद एक और जो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन ऑफ गैस से बने, वो तमाम इलेक्ट्रॉन फिर एनोड की तरफ चल पड़ते हैं। उन इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ये लफ्ज आपको बता रहा हूं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, दैट इज द कैथोड रेज। कैथोड, एक तो ये मैंने आपको बताया। अब ये जो मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज बताई ना, ये बाय द बम्बारमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, उन इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट से आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस हुई, और गैस के आयोनाइजेशन के नतीजे में आपके पास, यानी पहले जो मैंने आपको बताई ना प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, वो है बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। इससे आयोनाइजेशन ऑफ गैस, उससे ये पहली किस्म की कैथोड रेज। अब दूसरा, साइंटिस्ट के दो और ग्रुप है, वो कहता नहीं ऐसे नहीं है। वो क्या कहता है, सुनना, बड़ी खूबसूरत बात। वो कहते हैं जी ये आपके पास कैथोड है, हम कहते हैं यस दिस वन इज द कैथोड, ये कैथोड है। दिस वन इज द एनोड, हम कहते हैं एब्सोल्युटली दिस वन इज द एनोड, because it is connected to positive terminal. So it carries the positive charge, it carries the negative charge. This is the cathode, that is the anode. अब इसमें आपने हाइड्रोजन गैस को लिया, हाइड्रोजन गैस को लिया। मैं हाइड्रोजन का एक एटम आपके सामने लाता हूं, ये वाला, ये ऐसे कई एटम इसके अंदर है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, बाहर एक इलेक्ट्रॉन। ये अगर मैं आपसे कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्यों रिवॉल्व करता है, आप कहेंगे वेरी सिंपल सर, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। अब ये मैंने एक एटम बनाया, ऐसे कई एटम्स इसके अंदर मौजूद है, हालांकि आपने वेरी लो प्रेशर रखा होगा। अब होगा क्या, जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को, जिसको पहले सिर्फ न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, अब इस इलेक्ट्रॉन को एनोड भी अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि एनोड पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर दो अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई, न्यूक्लियस की और एनोड की। अच्छा, ये कैथोड इसको रिपेल भी कर रहा है, यानी दो अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक रिपल्सिव फोर्सेस। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा भाई, जिसकी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा होगी। जब आप नॉर्मल प्रेशर पर गैस को लेते हैं ना, तो गैस के मॉलिक्यूल की तादाद यहां बहुत ज्यादा होती है, और हर मॉलिक्यूल या एटम उसके इलेक्ट्रॉन को एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब बहुत ज्यादा एटम्स होंगे, तो हर एटम के इलेक्ट्रॉन पर एनोड की अट्रैक्शन बहुत कम होगी, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी। अब आप क्या करो, आप ना यहां से वैक्यूम पंप के जरिए अब गैस को निकालते जाओ। जैसे निकालते जाओगे, अब क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होने से प्रेशर कम हो जाएगा। अब क्या होगा, जब प्रेशर कम हो जाएगा ना, एक वक्त आएगा, बड़ी खूबसूरत बात, एक वक्त आएगा कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है,
एनोड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। कभी इलेक्ट्रॉन इधर, कभी इधर, कभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि एनोड की अट्रैक्शन बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब क्यों आ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है। उस दौरान क्या प्रोड्यूस होता है? अ यूनिफॉर्म ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। अब आप क्या कर रहे हो? अब मजीद प्रेशर और गैस के मॉलिक्यूल कम करो। जब गैस के मॉलिक्यूल और कम करोगे तो अब इन इलेक्ट्रॉन पर एनोड की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। जितने जितने एटम कम होते जाएंगे, एनोड की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा जब एनोड की इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। जब एनोड की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर एनोड की तरफ चल पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर को चल पड़ेगा। जो बाकी हिस्सा जिसे मैंने प्रोटॉन कहा, हाइड्रोजन की सूरत में प्रोटॉन है, या जिसे मैं सिंपली कैटाइन कहूंगा, वो इधर को चल पड़ता है। ये क्या हुआ? दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ एटम। इसे हम स्प्लिटिंग ऑफ एटम कहते हैं। ये स्प्लिटिंग ऑफ एटम हुई। ऊपर क्या हुआ था? आयोनाइजेशन ऑफ गैस हुई। अब क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ एटम हुई। ये तो मैंने आपको एक एटम की कहानी समझाई है। अगर यहां खरबों के खरबों एटम हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चल पड़ेंगे, और बाकी जो हिस्सा बचा जिसे मैं कैटाइन कहता हूं, वो कैथोड की तरफ चल पड़ेंगे। जब ये एनोड की तरफ बाचमात जाएंगे, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, दे कॉन्स्टिट्यूट द कैथोड रेज। और बाकी ये जो पॉजिटिव पार्टिकल, जब ये कैथोड की तरफ जाएंगे, दे कॉन्स्टिट्यूट द पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव, या जिसे हम एनोड या बाद में हम कैनाल भी कहेंगे, रेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, जहां कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, वहीं पे पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन आज हमारी डिस्कशन पॉजिटिव रेज प्रोडक्शन नहीं, आज हमारी डिस्कशन क्या है? कैथोड रेज। इसका मतलब हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज दो तरह से प्रोड्यूस होती है। एक कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट और फिर उसके नतीजे में आयोनाइजेशन से, और दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ एटम से। अब दोनों कैथोड रेज तो एक जैसे, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज आर नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ध्यान में रखना है जो मैंने बोला है। मैंने क्या कहा है कि कैथोड रेज आपने सिर्फ यही लफ्ज याद रखना है, कैथोड रेज दैट इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ जे थॉमसन तो कहते हैं ना, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मैं उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कह देता हूं? इलेक्ट्रॉन्स। मैं नहीं, स्टोने ने कहा था। तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कैथोड रेज। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना, एक लफ्ज होता है पार्टिकल, एक होता है रे। दोनों में फर्क जरा। एक लफ्ज क्या बोला है? पार्टिकल, और एक लफ्ज मैंने क्या बोला है? रे। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक लफ्ज होता है ना मुसाफिर, एक उर्दू में लफ्ज है मुसाफिर, सफर करने वाला, और एक होता है काफला। पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन ये एक पार्टिकल है। प्रोटॉन एक पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन, ये एक पार्टिकल है। न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है। हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल। ऑल दीज आर पार्टिकल्स। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ। दिस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैथोड रे। अब ना, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल रे एंड द सिंगल इज द पार्टिकल। इस तरह आगे जाके हम पढ़ेंगे स्ट्रीम ऑफ कैटाइन। जब कैटाइन मूव करेंगे, स्ट्रीम ऑफ कैटाइन, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेज। तो कैथोड रेज, अब जरा तीन बातें नजर में रखनी है। इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज, बीटा पार्टिकल, एक ही चीज है। इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज, बीटा पार्टिकल, एक ही चीज है, एक ही बात है। स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अभी ये तो मैंने आपको ना पूरे का पूरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है आपको आना चाहिए। इसमें अपरेटस में मैंने तीन बातों पर ज्यादा फोकस किया है। डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी हुई? ग्लास की। इसमें इलेक्ट्रोड कौन कौन से? कैथोड, एनोड। कैथोड पे चार्ज कौन सा? एनोड पे चार्ज कौन सा? तीसरी बात, इनको किससे कनेक्ट किया है? हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज, जिसे मैं बैटरी कहता हूं। वोल्टेज कितनी? 5000 to 10,000।
अब इसमें हमने एक ना साइड ट्यूब है जिसको किससे कनेक्ट किया, वैक्यूम पंप से। क्यों? ताकि इसके अंदर ना अपनी मर्जी का प्रेशर एडजस्ट। कैथोड रेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें एग्जैक्ट कितनी वोल्टेज चाहिए, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है वर्किंग में। ये मैंने आपको बताया। इस सारी गुफ्तगू से हमारे पास क्या पता चला कि दो चीजें हैं जो कैथोड रेज उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती, एक प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब और दूसरा वोल्टेज कितनी अप्लाई करती। अगर आप कैथोड रेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको वेरी लो प्रेशर पर, वेरी 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 लो प्रेशर पर गैस को, एयर को या वेपर्स को लेना पड़ेगा और फिर आपको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर कहीं जाके कैथोड रेज दो तरह से प्रोड्यूस होती है, एक कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट से और दूसरा क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ एटम से। फिर मैंने आपको बताया पार्टिकल क्या होता है और रे क्या होता है। स्टूडेंट अब जरा इसको देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने पढ़ा, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो आपके सामने है ये ऐसी नजर, ये हमारे घरों में जो ट्यूब लाइट्स होती हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब की एग्जांपल्स हैं। इसमें एक बात याद रखनी है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो आपके पास ये जो मैटर है ना, मैटर जो अभी हम गैस लेते हैं या एयर, ये प्लाज्मा की सूरत में पाई जाती है। ये ज़हन में रखना है, ये प्लाज्मा। इसका मतलब है कि जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं ना, गैस में से या वेपर्स या एयर में से, तो वो जो एंड प्रोडक्ट आपके पास बन रहा होता है ना, वो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जनरेट होता है। तो ये प्लाज्मा भी आपकी एक ना फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। हमने आज डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या पढ़ा। पहले अपरेटस की बात हुई। अपरेटस में क्या, ये डिस्चार्ज ट्यूब है मेड अप ऑफ ग्लास। सारी बातें मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। डिस्चार्ज ट्यूब इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। हमने ये एक कैथोड लिया दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हमने एनोड लिया दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो बैटरी हमने यूज की हाई वोल्टेज, वोल्टेज 5000 टू 10000। ये एमसीक्यू आता है कि बताएं डिस्चार्ज ट्यूब की वोल्टेज कितनी है, तो वेरिएबल है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद गैस, एयर और वेपर्स, यानी आपने गैसियस सैंपल लेना है। हाई वोल्टेज आपने यूज़ की। और ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का मतलब क्या है, वैक्यूम पंप की मदद से आप इसमें से गैस एवैक्यूएट करते हैं और आप अपनी मर्जी, जैसे जैसे गैस निकलती जाती है गैस का प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब कम होता जाता है। तो आप किसी भी डिजायर्ड प्रेशर पर जो कैथोड रेज है उसकी प्रोडक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ थी, ये अपरेटस सेटिंग होगी ना, एग्जैक्ट वोल्टेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज किन किन पर डिपेंड करती है, तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक है लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ये ना दो डिस्चार्ज ट्यूब हैं, एक इसकी लेंथ बड़ी है और इसकी लेंथ छोटी है। जब लेंथ बड़ी है तो आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, लेंथ कम है तो कम वोल्टेज से कैथोड रेज पड़े। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी कैथोड रेज प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरी जो चीज़ आपके पास थी वो था प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अब ज़रा गौर से देखना, ये जो पहला केस है इसमें इसके अंदर गैस का प्रेशर है इतना 0.08 टॉर, और दूसरे केस में लेंथ तो उतनी है लेकिन प्रेशर रिड्यूस होकर 0.01 टॉर, 0.08, 0.01। अगर जब 0.08 था तो आप इसके अंदर देख लो गैस मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और जब 0.01 टॉर हुआ तो अब मॉलिक्यूल्स या एटम ऑफ गैस बहुत कम हो गए। तो इसका मतलब है अगर आप गैस का प्रेशर कम करना चाहते हैं तो आप गैस को एवैक्यूएट करें। प्रेशर कम होने से मॉलिक्यूल्स की तादाद भी कम हो जाएगी, और अगर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, एटम ऑफ गैस कम होंगे, तो कम वोल्टेज पर भी कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाएंगी। और जो तीसरी जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस। आई मीन हर गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी गैस से मुख्तलिफ होती है। हमने इन इलेक्ट्रॉन को ही निकालना होता है ना, तो साफ ज़रा है कि इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो एनर्जी कौन देगा, वो ये स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन देगा। अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपको ये जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से आ रहा होता है इसको ज़्यादा इनर्जेटिक करना पड़ता है। इनर्जेटिक करने का मतलब है कि आपको वोल्टेज हाई करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें इसमें स्टूडेंट। उसके बाद दो बातें हो गई, एक तो अपरेटस हो गया,
दूसरा वो कौन से फैक्टर हैं जो एग्जैक्ट वोल्टेज उसको डिसाइड करते हैं। अब तीसरी आ गई वर्किंग। वर्किंग में मैं 3 बातें करूंगा। नंबर 1, पहली बात क्या है, आप ना गैस को, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को नॉर्मल प्रेशर पर लें। ये 760 टॉर या जिसे आप 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल। अब नॉर्मल प्रेशर पे देख लो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्राउडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी ज़्यादा है। मैं कहूँगा डेंस डेंस ह्यूज ह्यूज क्राउडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हैं कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जिनकी मंजिल एनोड पर पहुंचना है वो निकल ही नहीं पाते, वो यहां से आगे जा ही नहीं पाते, वो आगे जा ही नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि इनके रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट डालते हैं। अगर आप इस गैस में से अगर आप कंडक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, तो भाईजान आप मॉलिक्यूल्स की तादाद कम करें। माय डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स की तादाद कम करें, मतलब आप इस गैस का प्रेशर, अगर आप कंडक्शन या कैथोड रेज उसकी प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप मॉलिक्यूल्स की तादाद को कम करें, उसकी तादाद यानी प्रेशर को डिक्रीज करें। एक बहुत बहुत खूबसूरत क्वेश्चन क्या है, वाई इज इट नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू गेट कैथोड रेज। कैथोड रेज हासिल करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर डिक्रीज करना क्यों जरूरी है? तो बताओ ना, उन्हें बताओ कि जनाब लो प्रेशर मींस लेस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर प्रेशर कम होगा, कम मॉलिक्यूल मौजूद हैं, दीज मॉलिक्यूल मिनिमाइज द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में रुकावट कम होगी। दिस क्रिएट्स अ कंडक्टिंग मीडियम फॉर द पैसेज ऑफ कैथोड रेज और प्रोडक्शन के लिए भी। ये जो मैंने आपके सामने लिखा ना, दिस इज वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 अहम क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये तो ना मैंने ये पॉइंट नंबर 1 बताया, जहां पे आपने नॉर्मल प्रेशर पर लिया और नॉर्मल प्रेशर पर करंट डज नॉट फ्लो, यानी इसमें कंडक्शन नहीं हो पाएगी। कैथोड रेज तो बहुत दूर की बात है ना अभी बात। अब आप ना प्रेशर कम करो, जब प्रेशर कम करके अब ये 0.1 टॉर पे आ गया। अब आप क्या देखोगे, अगर आप इतनी वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, अब यूनिफॉर्म ग्लो इज प्रोड्यूस। ये ना आपके पास एक एक्चुअल फिगर मैंने आपको ये दिखाई है, ये डिस्चार्ज ट्यूब की। ये वाला जो ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं दिस इज द यूनिफॉर्म ग्लो। ये यूनिफॉर्म ग्लो ये यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट। लेकिन कैथोड रेज तो प्रोड्यूस नहीं ना हुई। आप प्रेशर इससे भी कम कर दो, आप प्रेशर जो है ना इससे भी कम कर दो, और कम करके कितना कर दो, 0.01 टॉर। वो 0.1 था, ये 0.01। ये दूसरा था एक्सपेरिमेंट, और ये तीसरी बात है नंबर 3 पे 0.01, बहुत कम कर दिया। यानी ये हाईली रिड्यूस प्रेशर है, लेकिन ये 0.01 0.1 से 10 गुना कम है, ये ना 10 गुना कम है, कम कर दिया। अब वोल्टेज अप्लाई, अब वो जो यूनिफॉर्म ग्लो था ना वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। ये ना आपके पास ये कैथोड रेज, ये देखो ना 0.01 टॉर, ये वाला इतना प्रेशर। अब कैथोड रेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं, ये वाली जो कैथोड से, ये जिसको मैं ब्लू लाइन से ये शो कर रहा हूं, लेकिन एट अ टाइम ये ब्लैक वाली ये भी कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, और ये और रेजन जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। अच्छा, एक लफ्ज़ और भी मैंने आपको पढ़ाया था, फ्लोरिसेंस। और मैंने कहा था कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की बनी हुई है, मैंने क्या कहा था, अगर डिस्चार्ज ट्यूब अगर इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, शीशे की बनी हुई है, तो ग्रीन FLUORESCEN से फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगी, ग्रीन। प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, ये नेक्स्ट इसी में ही डिस्कशन आ गई, कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती। ये वाले जो है ना, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये समझने वाली बातें हैं। दो तरह से कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। एक आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया।
ये गैस मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बारमेंट होती है और उस बम्बारमेंट के नतीजे में गैस के एटम या मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है। उस आयोनाइजेशन के नतीजे में आपके पास कैथोड रेज जनरेट होती हैं। एक और ग्रुप कहता है नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ एटम से कैथोड रेज बनती। यानी ये आपके पास एटम है उस सैंपल गैस का जिस पे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एनोड, ये भी आपको समझा के आया हूं, 1 मिनट पहले तो समझाया। तो दो तरह से कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, एक आयोनाइजेशन से और एक स्प्लिटिंग से। जो आयोनाइजेशन ऑफ गैस से बनती हैं उन कैथोड रेज को हम प्राइमरी P0 कैथोड रेज, और जो स्प्लिटिंग से बनती हैं उन कैथोड रेज को हम क्या कहते हैं, उनको हम सेकेंडरी S0 कैथोड रेज कहते हैं। अब एक और बात आखिरी बेटा जी, कैथोड रेज ये इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। मैंने 3 चीजों को कहा था, इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज और बीटा पार्टिकल्स, एक ही बात है। अब ना ये ब्लू कलर में ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करती तो हम इन्हें कहते हैं कैथोड रेज। अच्छा, साथ ही साथ ना ये ब्लू कलर के अगर आप देखोगे ना तो ये ब्लू कलर के रेड कलर के मैं ना ये रेड कलर के पार्टिकल्स भी मौजूद है, कैटायन भी मौजूद हैं, ये इधर को जाते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द पॉजिटिव रेज। मैं एक लफ्ज बोलता हूं साइमल्टेनियसली, इसका मतलब होता है एक ही वक्त में। तो आप देखो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एट ए टाइम, एक ही वक्त में, साइमल्टेनियसली कैथोड रेज भी प्रोड्यूस होती हैं, पॉजिटिव रेज भी। कैथोड रेज क्या करती हैं, कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, और पॉजिटिव रेज क्या करती है, पॉजिटिव रेज एनोड से कैथोड की तरफ, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। स्टूडेंट, एक एमसीक्यू अभी तक जितना हमने पढ़ा है, कंसेप्चुअली तो बहुत सारे पूछे जा सकते हैं ना, लेकिन बोर्ड्स में एक आया है, और वो क्या है, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। मैं इस बात से इत्तेफाक तो नहीं करता, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, तो हम कहते हैं जी फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद क्या है, 3। कौन कौन से, एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो 3 हैं फंडामेंटल। और अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद मोर देन 100 है। अगर वो फंडामेंटल की बजाय यहां सब एटॉमिक कहता ना, तो फिर आपका आंसर क्या होना था, C, 100। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।